सरकार जो कानून बनाती है कई बार उसमें पक्षपात का दृष्टिकोण होने की संभावना हो सकती है। तो सर इस बात को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि गलती हुई है। काला कानून वापस हो, वापस हो, वापस हो। कमी रह गई है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। फटकार लगाइए सर। नहीं, छात्रों के बीच में किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा इसकी कहीं ना कहीं अनदेखी हुई। क्या सरकार ने इस वर्ग की आशंकाओं को सुना ही नहीं सर? निगाह हमारी सीधी राजनीति पर जाती है क्योंकि चुनाव आने वाले हैं। सरकार थोड़ा सा दिखाए ये पक्ष कि सवर्ण विरोधी है या जैसे बरेली में सिटी मजिस्ट्रेट है अलंकार अग्निहोत्री जी, इस बिल के विरोध में उन्होंने अपना इस्तीफा दिया। इससे यह नहीं लगता कि आम लोग ही नहीं सरकारी सोच जाती है अधिकारी भी इस बिल के विरोध में। केवल बिल के विरोध में नहीं, उनकी भावुकता के बयान मैंने भी सुने। नमस्कार दोस्तों, ड्रीम संकल्प न्यूज टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं बोलूंगा तो बोलोगे कि बोलता है। हमारी कोशिश हर खबर को आपके दरवाजे तक लाए। नमस्कार, ड्रीम संकल्प न्यूज टॉक शो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं बोलूंगा तो बोलोगे कि बोलता है। आज हमारा टॉपिक है यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। इस पे बहुत बहस चल रही है। सन देश की संसद से एक फैसला पास होता है और उसके बाद पूरे देश में एक सवाल गूंजने लगता है, क्या अब शिक्षा योग्यता से नहीं पहचान से तय होगी? यूजीसी के नए नियम सरकार कह रही है समानता के लिए है, लेकिन देश भर का स्वर्ण समाज कह रहा है ये हमारे भविष्य में बच्चों को पीछे धकेलेगा और सीधा प्रहार है। आज सड़कों पर आक्रोश है, सोशल मीडिया पर बहस चल रही है और घर घर सिर्फ एक ही यही चिंता है, क्या जनरल क्लास का बच्चा पीछे ढकेला जा रहा है? क्या यह फैसला सामाजिक न्याय है या फिर शिक्षा व्यवस्था के साथ बड़ा प्रयोग? इन्हीं तमाम सवालों को लेकर आज हमारे साथ आए हैं शहर के एक बहुत ही गंभीर, बहुत ही प्रसिद्ध ऐसे व्यक्तित्व जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। पूर्व अध्यक्ष यूपी राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, पूर्व प्राचार्य महाराजा हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज मुरादाबाद। ये गुरुजी करके मशहूर है पूरे शहर में। हम भी इन्हें अपने गुरु की तरह सम्मान देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज हमारे चैनल पे। आपने इतनी बिजी शेड्यूल में से आज हमें टाइम दिया। गुरुजी, जैसे आप देख रहे हैं आजकल बहुत चर्चा चल रही है यूजीसी को लेकर, बहुत लोगों के मन में आशंकाएं भी हैं और समर्ण समाज बहुत नाराज है। सरकार बार बार कहती है सबका साथ सबका विकास, तो फिर समर्ण समाज खुद को उपेक्षित क्यों महसूस कर रहा है? इसमें सबसे पहले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को समझना पड़ेगा। देश की आज़ादी के बाद जब शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ और खास तौर पर उच्च शिक्षा बढ़ी सर, तो ये महसूस किया गया 1953 में कि कोई ऐसी वैधानिक संस्था हो जो केवल वित्तीय संसाधन तो देखे ही, साथ ही गुणवत्ता और दूसरे मानक भी उच्च शिक्षा के लिए देख सके। जी जी। तो 1953 में आधिकारिक तौर पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की घोषणा हुई और 1958 में इसको वैधानिक दर्जा दिया गया। अच्छा अच्छा। हाँ, वैधानिक दर्जा देने के बाद इस आयोग की चिंता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अंतर्गत आने वाले विश्वविद्यालय और इसके कॉलेज, उसमें कैसे गुणवत्ता बढ़े, कैसे नामांकन ठीक हो, कैसे समतावादी समाज रहकर उन बच्चों के बीच में सभी को बराबर के अधिकार मिले, वो चाहे दाखिले का प्रश्न हो, चाहे फीस का प्रश्न हो, चाहे उसके इनोवेशन रचनात्मकता का प्रश्न हो या समन्वय का प्रश्न। इसके लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बना और उसी अनुदान आयोग के अंतर्गत 2012 के नियम पहले से लागू थे, जिसमें समतावादी समाज बनाने के लिए विश्वविद्यालयों में या शैक्षणिक संस्थाओं में एक ऐसा समाज का निर्माण करना जिसमें सभी छात्र बिना किसी धर्म के, बिना किसी जाति के, बिना किसी रंग के, बिना किसी संप्रदाय के साथ साथ रह सके, साथ साथ पढ़ सके, साथ साथ डिग्री प्राप्त करके एक समन्वय का देश में वातावरण बना सके। तो ये एक यूजीसी की संकल्पना है। नहीं, जिस हिसाब से आप बता रहे हैं इसकी संकल्पना, यूजीसी के नए नियम सामाजिक संतुलन बिगाड़ सकते हैं और देश में नया वैचारिक संघर्ष खड़ा कर सकते हैं। देखिए, जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई थी 2020 में, उसमें स्पष्ट कहा गया था कि हम शैक्षणिक संस्थाओं में किस प्रकार से समतावादी वातावरण का निर्माण करके सभी छात्रों के बीच में एक अच्छा समन्वय हो, क्योंकि जिस राष्ट्र की संकल्पना हम 2047 में विकसित भारत की कर रहे हैं, उसका रास्ता
विश्वविद्यालयों से होकर जाता है, आईआईटी से होकर जाता है, आईएएम से होकर जाता है। तो उसके आधार पर कुछ रिट दायर हुई और रिट दायर होने के बाद में जो यूजीसी ने अपने नियम तैयार किए उसमें कुछ खामियां छोड़ दी जी। अब वो खामियां किस कारण से छोड़, ऐसा तो नहीं है कि जानबूझकर खामियां छोड़ी गई होंगी, लेकिन मुझे लगता है कि गंभीरता से आने वाले समाज में छात्रों के बीच में किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा इसकी कहीं ना कहीं अनदेखी हुई है, बिल्कुल ठीक है। और उस अनदेखी के कारण से समाज को, लोगों को ये लगा कि भाई अब छात्रों के बीच में जो SC ST हैं, जो OBC वाले हैं, उनका तो हित उसमें साधने की कोशिश की गई है, लेकिन एक बड़ा वर्ग, जो बड़ा वर्ग समाज में अपने को उपेक्षित महसूस करने लगा, उसने कहा कि एक वर्ग चेतना होती है और वर्ग चेतना के आधार पर ये समाज की जिम्मेदारी भी है। अगर कोई कानून बनता है तो ये समाज की जिम्मेदारी है, क्योंकि समाज एक कलेक्टिविटी है, समाज एक सामूहिकता है, और समाज अगर सामूहिक रूप से साथ में सोचता है तो कहीं ना कहीं वो आवाज, कहते हैं ना, आवाज खल्क को नकारे खुदा समझो। क्या बात है? जब समाज की इकट्ठी आवाज होती है तो ईश्वर की आवाज बन जाती है, यानी सामूहिक रूप से सुनवाई। और मुझे लगता है कि जो सवर्ण वर्ग में जिस प्रकार से वर्ग चेतना उत्पन्न हुई, उसको अपने अधिकारों की चिंता होने लगी, बच्चों की चिंता होने लगी, हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे, कैसे फीस का उनकी चिंता होगी, या उनके ऊपर कोई इस प्रकार से आक्षेप न लगे ताकि उनका कैरियर खराब ना हो। इस कारण से वर्ग चेतना के अंतर्गत पूरा समाज उठ खड़ा हुआ। तो सर, अगर ये नियम लागू हुआ तो प्राइवेट और विदेशी शिक्षा संस्थानों की ओर छात्रों का पलायन बढ़ेगा 100%? और सर, इसमें सरकार के इस नियम को पुनर्विचार के लिए क्या विशेष समिति बनानी चाहिए? नहीं, इसमें अगर आप देखें कि इस पूरे कानून के अंतर्गत जिसको संवैधानिक आधार दिया गया, और जो अभी आप देखते हैं कि पूरा यूजीसी का पूरा नियम मेरे पास है जी, इसमें आप देखिए कि जो अभी आप देखिए कि ये 13 जनवरी जी, अभी बहुत दिन नहीं हुए हैं, 13 जनवरी को ये एक गजट हुआ, और गजट के अंतर्गत ये पूरा इमीडिएट तुरंत लागू करने की बात हुई। और केवल लागू करने की बात नहीं हुई, तकलीफ ये होती है कि ये तमाम, इसमें ये चर्चा भी हुई कि ये तुरंत लागू होना है, और जो संस्थाएं इसको लागू नहीं करेंगी उस संस्थाओं की ग्रांट रोक दी जाएगी, उनका सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा, या उस पर तमाम प्रकार की परेशानी आने की संभावना थी। इसी बीच में चूंकि मैं देख रहा हूं कि समाज बहुत जागरूक समाज हो गया है। कम से कम इस 10-12 साल में जिस प्रकार से मोदी जी या योगी जी मैं कह लूं, जिस प्रकार से समाज के हित में सबका साथ सबके विकास की चर्चा हो रही है, उसके अंतर्गत समाज में विकास आखिर तक पहुंचा है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। नहीं, बिल्कुल सब सहमत। और सामाजिक समरसता के लिए भी पूरे प्रयास हुए हैं। आप देखिए, सरकार जो काम कर रही है वो न किसी जाति है, न किसी धर्म है, न किसी संप्रदाय है, चाहे वो मकान देने की बात हो, चाहे वो आयुष्मान कार्ड की बात हो, चाहे वो कुछ भी आप देख लीजिए, कोई सी भी योजना। तो मुझे लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं कुछ चूक हुई, और उस चूक का संज्ञान माननीय उच्चतम न्यायालय लिया है और बहुत गंभीरता से लिया है। तो जैसा आपने भी योगी जी का नाम लिया, तो सर 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, उससे पहले ये नियम लाकर सरकार ने क्या ठीक किया है, और क्या आपको लगता है इसका असर यूपी चुनाव पे पड़ेगा? नहीं, देखिए, सरकार कभी भी जब नियम लागू करती है तो वो किसी चुनाव को देखकर लागू नहीं करती, ये आप समझ लीजिए। जो सरकार है वो जनमत से चलती है, और जनमत में कहीं ना कहीं देश की आज़ादी के बाद हम ये देख रहे थे, जिस समतावादी समाज का निर्माण होने की बात हुई उसमें कहीं ना कहीं खामियां रही। आप देखिए, पहले आरक्षण भी आया, आरक्षण के बाद में तमाम ऐसी घटनाएं विश्वविद्यालयों में भी हुई, इस बात को लेके परेशानी हुई, वो चाहे हैदराबाद का बामुला का केस हो, चाहे बम्बई का केस हो। इस तरीके की तमाम परेशानियों को देखते हुए सरकार हमेशा ये प्रयास करती है कि समाज में समतावादी दृष्टिकोण बने और सभी व्यक्ति इसमें सबका अधिकार हो, और सबके, चाहे बच्चा किसी का भी हो। इसलिए समावेशी विकास की बात कही गई थी, यानी उस विकास के अंतर्गत सभी का समावेश हो। इसलिए समावेश करने के लिए इस प्रकार से प्रयास हुआ था, और कहीं ना कहीं इसमें विशेषज्ञ की कमी, एक्सपर्टाइजेशन की कहीं ना कहीं कमी रही है, और उस कमी के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया है। तो मुझे लगता है कि राजनीति से थोड़ा सा अलग देखने की इसको आवश्यकता है, और चूंकि निगाह हमारी सीधी राजनीति पर जाती है, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, इसलिए कई बार हम उसको 2027 की राजनीति से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट हमारे सामने माननीय उच्चतम न्यायालय
हम एक ऐसी संस्था है जिस पर हम 100% भरोसा करते हैं, जो चुनाव की चिंता नहीं करती, जो समाज की चिंता करती है। तो सर इस बात को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि गलती हुई है कहीं ना कहीं? मेरे सरकार से गलती नहीं हुई। सरकार के आधार पर ये जरूर है कि जो संसदीय समिति थी, उस संसदीय समिति में कहीं ना कहीं अनदेखी हुई है, और उस अनदेखी के आधार पर नियम बनाने के जितने भी काम थे वो यूजीसी के ऊपर छोड़ दिए। यूजीसी का जो ड्राफ्ट बना उसमें कहीं ना कहीं विशेषज्ञ समिति की कमी रह गई है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, फटकार लगाइए सर। नहीं, फटकार लगाने के बाद ये भी कहा है कि भाई अब आगे जो मार्च में सुनवाई होगी उससे पहले कोई ना कोई ऐसी विशेषज्ञ समिति बनाई जाए जिसको समाज का ज्ञान हो, जिसको समाज की तमाम इस समाजशास्त्र का ज्ञान हो, सामाजिक क्षमता कैसे आ सकती है, कौन कौन लोग इसमें लगे हैं, किस प्रकार से लगे हैं, उसकी एक विशेषज्ञता के आधार पर समिति बने और इस पर गहराई से विचार करके तब यूजीसी और केंद्र सरकार अपना जवाब प्रस्तुत करेगी। बिल्कुल ठीक है सर। जैसे देश भर के स्वर्ण समाज जिस तरह सड़कों पर उतर आया है, हर जगह धरना प्रदर्शन चल रहे हैं, क्या सरकार ने इस वर्ग की आशंकाओं को सुना ही नहीं सर? नहीं, ये बात नहीं है, ऐसी नहीं है। जो याचिकाएं दायर हुई थी, उस याचिका, वो जिन लोगों ने याचिकाएं दायर की थी वो भी समाज के ही लोग थे, और जब कभी भी याचिका दायर होती है तो वो पूरे समाज को ध्यान में रखकर प्रस्तुत की जाती है। तो अब ये तो नहीं कहा जा सकता कि सरकार को ये स्वर्ण समाज का ध्यान नहीं था। हाँ, स्वर्ण समाज को अपने आने वाले समाज की, अपने बच्चों की, उन बच्चों के कैरियर की, उन बच्चों की नौकरियों की निश्चित तौर पर चिंता थी। और जिस प्रकार से पहले देखा आपने, जब SC/ST एक्ट बना तब भी कहीं ना कहीं बीच बीच में से दुरुपयोग होने की खबरें आती रही, और अब तो चूंकि जागरूकता बहुत ज्यादा है, शिक्षा भी बहुत ज्यादा है, 70% 75% लोग पढ़ा लिखा समाज है, और अब जुडिशियल एक्टिविज्म यानी जो न्यायिक सक्रियता वो भी ज्यादा है, लोगों के बीच में अपने अधिकारों के प्रति लड़ाई लड़ने की भी जो भावना वो भी ज्यादा है। उस कारण से जब ये चिंता हुई तब ये सब लोग बाहर खड़े हुए, और मैं बल्कि प्रशंसा करता हूं इस बात के लिए कि सवर्ण समाज ने समाज की चिंता की और आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए चिंता की, जिसका संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने लिया है और समाज को एक नया रास्ता दिखाने का काम किया है। पर सर ऐसा लग रहा है ये नियम जो है सर, आने वाले समय में जनरल क्लास के बच्चों को प्रतियोगिता से बाहर करने की तैयारी है। नहीं, और क्या सर ये शिक्षा अब योग्यता से नहीं बल्कि वर्ग से तय होगी? नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। देखिए, कारण यह है कि जो समाज की सोच होती है और जो राष्ट्र को संचालित करने वाली संस्थाओं की सोच होती है, उनकी दृष्टिकोण, हमारा जो सोच होती है उस सोच के आधार पर हम अपने सीमित दायरे में, कभी हम परिवार की सोचते हैं, थोड़ा अपने जिले की सोचते हैं, प्रदेश की सोचते हैं, लेकिन जो सरकार जब नियम कानून बनाती है तो निश्चित तौर पर वो आने वाले भविष्य की पीढ़ियों के लिए बनाती है। बिल्कुल ठीक सर। अगर मोदी जी बात कर रहे हैं कि 2047 में विकसित भारत लाना है, और विकसित भारत लाने के लिए हम सबकी जिम्मेदारी होती है, जिसमें समाज में समता हो, समरसता हो, सभी लोग साथ बढ़ें, सभी लोग साथ काम करें, और समाज के आखिरी छोर पर रहने वाले जो लोग बैठे हैं, इस विकास की जो गति है वो वहां तक पहुंचे। और इसलिए जो सरकार सोचती है वो बहुत दूरदर्शिता दृष्टिकोण है, लेकिन कहीं ना कहीं खामी होती है। आप ये नहीं मान सकते कि सरकार के पास कोई ऐसी तराजू है जो सबको बिल्कुल बराबर बांट कर दे सकती है। ये समाज की जिम्मेदारी होती है कि कहीं हमारे अधिकारों का उल्लंघन अगर हो रहा है तो अपना कर्तव्य मानते हुए उसके प्रति निगाह डालने की आवश्यकता, सवर्ण समाज ने यही किया है। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल। सर सामान्य वर्ग जिसमें ब्राह्मण आते हैं, ठाकुर आते हैं, वैश्य कास्ट आते हैं, और सब ये लोग बिल का खुल का विरोध कर रहे हैं। सर सरकार को नुकसान होने जा रहा है, इससे बिल्कुल साफ लग रहा है। ऐसा चर्चा आम चल रही है क्योंकि यही बीजेपी का परंपरागत वोटर है, और बीजेपी 2027 में आने वाले चुनाव में नुकसान उठाने जा रही है। सर ऐसा महसूस हो रहा है? हाँ, नहीं, इसको थोड़ा सा अलग देखने की आवश्यकता है। राजनीति के चश्मे से अगर आप देखेंगे तो हमारा दृष्टिकोण एकदम वस्तुनिष्ठ नहीं रहेगा, बायस्ड हो जाए। सर आपको ये देखने की आवश्यकता है कि अगर समाज खड़ा हुआ है, अभी वोट की चर्चा नहीं है सर, अभी 2027 और उसकी अभी दूरी है, उसकी चर्चा ना करें। अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है, और सुप्रीम कोर्ट की माने उच्चतम न्यायालय की जो दृष्टि है वो पूरे समाज में समरसता विकसित हो, कोई जाति, धर्म या रंग के आधार पर भेद ना हो, इसने संज्ञान लिया है। तो मुझे लगता है जो मार्च में दोबारा सुनवाई होगी, मुझे लगता है इन सब बातों को निकालकर और एक समतावादी समाज का निर्माण करने के लिए इन विश्वविद्यालयों में कैसा वातावरण हो, उसके लिए बहुत गहराई से जब चर्चा होगी तो मुझे लगता है ये जो यूजीसी वाला अभी तमाम जो गजट हुआ है, इसमें कहीं ना कहीं संशोधन होगा, ताकि वो समाज को भी लाभ दे और आने वाले समाज का भविष्य भी तय करें।
तो सर जैसे सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ताओं की सुनवाई करते हुए इस पर रोक लगा दी है, तो ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का पलड़ा भारी हुआ है इसमें और सरकार थोड़ा सा दिखा है ये पक्ष कि सवर्ण विरोधी है। पहले शिवेन जी कई मामलों में ऐसा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय का तात्पर्य है कि सरकार जो कानून बनाती है कई बार उसमें पक्षपात का दृष्टिकोण होने की संभावना हो सकती है, ऐसा मानकर चलते हैं, होता नहीं है ऐसा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को हम ये मानकर चलते हैं कि वो ऑब्जेक्टिविटी के आधार पर, वस्तुनिष्ठता के आधार पर, जो जैसा है उसके आधार पर समाज के लाभकारी क्या हो सकता है, इसलिए तभी तो ये न्यायालय बने हैं जहां इन कानून को डिफाइन किया जा सके। तो ये वो भी इस समाज की बहुत महत्वपूर्ण संस्था है। मुझे लगता है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट और उसके तमाम निर्णयों की बाध्यता है तब तक सरकार और बाकी सब लोगों को ठीक से काम करना पड़ेगा और करना भी चाहिए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। सर जैसे बरेली में सिटी मजिस्ट्रेट हैं अलंकार अग्निहोत्री जी, बहुत इस टाइम सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, इस बिल के विरोध में उन्होंने अपना इस्तीफा दिया। इससे यह नहीं लगता कि आम लोग ही नहीं, सरकारी स्वर्ण जाति के अधिकारी भी इस बिल के विरोध में हैं? केवल बिल के विरोध में नहीं, उनकी भावुकता के बयान मैंने भी सुने और उनका बयान मल्टीफेरियस था। वो कभी माघ मेले में जो अभी अपने शंकराचार्य जी को लेके जो भी विसंगतियां दिखाई दी और उसके बाद ये जो बिल को लेकर हुआ, तो अभी ये कहना बड़ा मुश्किल है कि उन्होंने धार्मिक आध्यात्मिक उद्वेलन में उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है या इसको दिया है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसको इस बात को लेकर तोलने की आवश्यकता नहीं है कि बिल के विरोध में उन्होंने दिया है। वो कहीं ना कहीं से कोई आश्वासन मिला होगा, इस कारण से उन्होंने अपना फ्यूचर तय करने की सोची होगी, इस कारण से भावुकता में उन्होंने इस्तीफा दिया है। सर मुझे लगता है कि बहुत अच्छी चर्चा हुई यूजीसी पे आज, और हमारे व्यूअर्स के दिल में जो प्रश्न थे उन सबके सर ने बहुत अच्छे से जवाब दिया। सभी के दिमाग में जो क्वेश्चन थे सबके अच्छे उनको उत्तर मिले, और इस चर्चा को विराम करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद सर आप आए। धन्यवाद आपका भी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर छोटा सा मोमेंट तो हमारी टीम की तरफ से, बहुत ताकि आप हमेशा याद रखें हमारे ड्रीम संकल्प न्यूज को। हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।